नमस्कार मित्रों, उमंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपनी अगली वीडियो सीरीज़ में राजभाषा अधिकारी के व्यावसायिक ज्ञान से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को लेकर आपके सामने आएंगे। तो प्रस्तुत है हमारी आज की ये प्रस्तुति, जिसमें हमने IBPS SO के राजभाषा अधिकारी के व्यावसायिक ज्ञान यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधी चीज़ों को आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। इस वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो आज के वीडियो में साझा की जाने वाली जानकारी है, ये केवल IBPS के ही एग्ज़ाम के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि नाबार्ड के ग्रेड A के एग्ज़ाम के लिए, RBI के राजभाषा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए और अलग अलग मंत्रालयों और PSUs में होने वाली हिंदी ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही राजभाषा अधिकारी के साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें ठीक ठाक अनुपात जो होता है वह व्यावसायिक ज्ञान से संबंधी प्रश्नों का होता है। तो इसलिए ये जो वीडियो की सीरीज़ आज से शुरू हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजभाषा से संबंधी प्रावधान क्या क्या हैं। जो मुख्य प्रावधान हैं उनको हमने 6 प्रमुख भागों में बांटा है। संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976 और संघ की राजभाषा नीति। देखिए, ये जो मैं 1960, 1963, 1968 और 1976 चीज़ें लिखा हूँ, आपको ये भी पता होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ कुछ नोट्स भी बना रहे होंगे। तो कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह की चीज़ें दे दी जाती हैं कि एक तरफ 4 चीज़ें लिख देंगे कि राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा संकल्प और राजभाषा नियम, और दूसरी तरफ ये सन दे दिए जाएंगे और हमें मिलान करना होगा। तो धीरे धीरे जैसे ही आप इन वीडियोस को देखते जाएंगे, आपको ये सन खुद ब खुद याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी सहूलियत के लिए बेहतर होगा यदि आप इन सन को, इन वर्षों को लिख लें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं हम संवैधानिक प्रावधान। कुछ और पढ़ें इसके बारे में, पहले ये समझना आवश्यक है कि ये संवैधानिक प्रावधान होते क्या हैं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि हम यहाँ पर संविधान से संबंधी कुछ बातें करने वाले हैं। तो राजभाषा से संबंधी क्या कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कायदे कानून, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं? यदि हाँ, तो हम उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत जो राजभाषा संबंधी बातें हमारे संविधान में वर्णित हैं, उनसे पहले एक और आवश्यक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए। 2 बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। पहली यह कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी कारण से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोनों चीज़ें आप अपने नोट्स में लिखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही साथ क्यों मनाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, राष्ट्रभाषा। देखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। राष्ट्रभाषा कहीं ना कहीं भावुकता से जुड़ी हुई चीज़ होती है, इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ होती है। होता क्या है, यदि किसी राष्ट्र की जो प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा होती है, कोई एक भाषा होती है, तो उसे हम राष्ट्रभाषा मोटे तौर पर कह देते हैं। राजभाषा से आशय है कि राजकाज की भाषा, सरकार के काम की भाषा। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम आने वाली सीरीज़ में जानेंगे, बाकायदा प्रश्न के माध्यम से जानेंगे। फिलहाल के लिए आपका ध्यान मैं इस पर लाना चाहता था, आपको समझाना चाहता था कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा 2 अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं।
एक भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। भारत जैसे देश के लिए ये अलग अलग चीज़ें हैं। आइए आते हैं अपने असली मुद्दे पे। देखिए, संविधान के भाग 5 और भाग 6 में दो अनुच्छेद हैं, क्रमशः अनुच्छेद 120 और 210। इनमें हम देखेंगे कि राजभाषा संबंधी कुछ बातें लिखी हुई हैं। साथ ही साथ हमारे भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी से संबंधी प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान है, देखते हैं। इससे पहले कि हम इन अनुच्छेदों में जाएं, एक और चीज़ आपके दिमाग में मैं लाना चाहूँगा, वह है कि भारत के संविधान की अनुसूची 8 में कुछ भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन भाषाओं की कुल संख्या आज की तारीख में 22 है। यहाँ मैंने लिखा है 14-8, यानी इसके पीछे कुछ मंशा होगी। वास्तव में जो हमारा मूल संविधान था उसमें केवल 14 भाषाएं थीं ऐसी जिनको 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता दी गई थी। बाद में अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से 8 और भाषाएं जोड़ी गईं। इस एग्ज़ाम के लिए और राजभाषा संबंधी अन्य एग्ज़ाम्स के लिए हमें ये 2200 भाषाएं याद होनी चाहिए। सिर्फ 2200 नहीं, हमें इसके 14+8 के फॉर्म में याद करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, उन सारी 22 भाषाओं का नाम हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो लाल रंग से लिखी हुई हैं, मरून रंग से लिखी हुई हैं, ये 14 भाषाएं वे भाषाएं हैं जो मूल संविधान में थीं, और बाद की 8 वे हैं जिन्हें संविधान संशोधनों के माध्यम से बाद में जोड़ा गया। इसकी एक छोटी सी ट्रिक देने की कोशिश की है जो आप देखेंगे अभी आगे। पहले ये देखते हैं कि संविधान संशोधन से जोड़ी गई 8 भाषाएं क्या क्या हैं और वे संविधान संशोधन कौन कौन से हैं। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गईं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। इन सभी के जो इंग्लिश के इनिशियल्स हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। एस फॉर सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली KMN, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली DBMS। तो आप ये इस प्रकार से सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने नोट्स में लिखिएगा कि संविधान संशोधन कौन कौन से हुए। हालांकि हम अपने जो PDF आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें इस चीज़ को वर्णित किए हुए हैं। हमारा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं ये 8 भाषाएं तो कौन सी हैं, हमें पता चल गई। ये 14 भाषाएं जो हैं इन्हें कैसे याद करें, इसके लिए एक हस्तलाघव यानी कि ट्रिक देने की कोशिश की गई है। आपको सही लगे तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, इनके इनिशियल्स हैं KTM, और ये दोनों 2 बार ये तीनों जो भाषाएं हैं 2-2 बार प्रयुक्त हुई हैं। ये जो तीनों कहेंगे इनिशियल्स हैं 2-2 बार प्रयोग किए गए हैं। तो 2 बार K है, 2 बार T है और 2 बार M है, तो KTM 2 लिख दिया है। KTM एक बाइक भी होती है, आपको पता होगा मेरे ख्याल से। इसी प्रकार से अगली भाषा है पंजाबी, ओडिया, हिंदी, असमिया, POHA पोहा, और बांग्ला, उर्दू, गुजराती, संस्कृत BUGS बक्स। तो KTM 2 पोहा बक्स। तो ये देखिए 3 दूना 6, 4 10 और 4 14। तो ये 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो 14 भाषाएं ये पता चल गई आपको। संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई 8 भाषाएं और पता चल गई, यानी कुल 22 भाषाएं जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं आपको पता चल चुकी हैं। अब देखते हैं कि जो संविधान के हमारे अनुच्छेद हैं वो क्या कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे संविधान में अलग अलग स्थानों पर जो अनुच्छेद हैं उसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान वर्णित हैं। अनुच्छेद 120 ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के विषय में अपनी बात रखता है।
ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 210 विधानमंडल, विधानमंडल से आशय है विधानसभा, और जिन प्रदेशों में विधान परिषद है वहाँ पर प्रयोग की जाने वाली भाषा के विषय में। अब देखते हैं जो हमारा भाग 17 है, जो मुख्य रूप से राजभाषा को ही समर्पित है, उसमें जो अनुच्छेद हैं वे क्या क्या हैं। अनुच्छेद 343 बात करता है संघ की राजभाषा के विषय में। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के विषय में बात करता है हमारा अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाएं, अर्थात एक राज्य में एक से अधिक राजभाषाएं हो सकती हैं, इस विषय में बात करता है। अगला अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच जो पत्राचार है उसकी राजभाषा के विषय में जो प्रावधान है उनकी बात करता है। किसी राज्य की जनता उसकी जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में यदि विशेष उपबंध कोई हैं तो वे अनुच्छेद 347 में वर्णित हैं। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 348 बात करता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के विषय में जो प्रावधान है उनके बारे में। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए जो विशेष प्रक्रिया है उसके विषय में बात करता है। व्यथा का निवारण यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए अनुच्छेद 350 बात करता है कि यदि व्यथा के निवारण के लिए हमें अभ्यावेदन करना है तो उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए। देखिए, इसी अनुच्छेद 350 के दो और खंड हैं, अनुच्छेद 350 का और अनुच्छेद 350 खा, जो क्रमशः बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं के विषय में। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 350 का खा खंड करता है। और अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 351 जो हमारा बात करता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या निर्देश हैं, कि संघ का क्या कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे कि वह भारत की जो सामाजिक संस्कृति के सभी तत्व हैं उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, उस विषय में अनुच्छेद 351 बात करता है। देखिए, ये अनुच्छेद जो मैंने बोले 120 से लेकर के 351 तक के, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, चूँकि ये संविधान के अनुच्छेद हैं, डिटेल्ड हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, इनके कई उपभाग भी हैं जिनको हम खंड भी कहते हैं। उससे जुड़ा हुआ जो पीडीएफ है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, आप उनकी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए इतनी ही जानकारी काफ़ी है जो हम अपने वीडियोस में आपको दे रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्नों के लिए हमें कुछ अनुच्छेदों को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो आवश्यक अनुच्छेद जिसे विस्तार से हम पढ़ेंगे वो आप अभी कुछ ही देर में देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंतर्गत और अगली वीडियोस के अंतर्गत भी। अब देखते हैं ये जो सारे अनुच्छेद हैं इनको हम याद कैसे करें। इसके लिए भी हमने एक हस्तलाघव यानी ट्रिक बनाने की कोशिश की है। देखिए, एक ये स्टेटमेंट लिखा है, एक वाक्य लिखा है जिसे मैं पढ़ता हूँ। संघ के आयोग और समिति ने राज्यों को पत्र लिखा कि जनता न्यायालय में विशेष प्रक्रिया से व्यथा कह सके और प्राथमिक शिक्षा तथा अल्पसंख्यकों का विकास सरकार सुनिश्चित करे। अब ये किस प्रकार से ट्रिक है, इसके लिए देखिए थोड़ा सा इसको और रंगीन करते हैं और देखते हैं। बात कर रहा हूँ मैं कि संघ है इसमें पहला शब्द। ये अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 की ट्रिक है। तो जो 343 है वह संघ की राजभाषा की बात करता है। यहाँ मैंने संघ को देखिए बोल्ड में किया हुआ है और दूसरे कलर से भी इसको मेंशन कर रखा है। अगला है अनुच्छेद 345 जो बात करता है 344 जो बात करता है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के विषय में। इसी प्रकार से राज्य की राजभाषा और राज्य भाषाओं के विषय में अनुच्छेद 345 बात करता है। अनुच्छेद 346 एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में या राज्य से संघ के बीच में जो पत्राचार है उससे संबंधित जो राजभाषा है उसके विषय में बात करता है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के विषय में उपबंधों के विषय में बात करता है। जनसंख्या को यहाँ हमने जनता लिख दिया है, क्लियर हो जाएगा आपको।
यहाँ सिर्फ न्यायालय लिखा है अनुच्छेद 348 के लिए, जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के विषय में प्रावधानों की बात करता है। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 349 जो है वह भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए जो विशेष प्रक्रिया है उसकी बात करता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा अनुच्छेद 350 है वह व्यथा कह सके यानी व्यथा निवारण के विषय में जो अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसकी बात करता है। 350 के 2 खंड भी होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसमें पहला खंड यानी क जो है वो प्राथमिक शिक्षा की और ख जो है वो अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए अधिकारियों के विषय में बात करता है। आखिरी यानी 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए बात करता है। एक स्टेटमेंट है, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपको सुविधा रहेगी, आपको सीक्वेंस पता रहेगा और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसे आप आसानी से हल भी कर सकते हैं। अब देखिए जो मुख्य प्रावधान है उसमें जो पहला था संवैधानिक प्रावधान, उसको यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें लगा कि हम आपको PDF के माध्यम से दे सकते हैं, उन्हें हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है। देखिए ये सारी जो 6 की 6 प्रावधान यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हें हम इसी वीडियो में कवर नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम 2 चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, और अगली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम कुछ कुछ चीज़ों को कवर करते जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। राष्ट्रपति का आदेश 1960, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। देखिए 1960 में राष्ट्रपति जी ने कुछ आदेश दिया। मुद्दे की बात है कि राष्ट्रपति जी ने आदेश क्यों दिया, जब हमारे संविधान में ऑलरेडी बता दिया गया कि ये चीज़ें हैं, अनुच्छेदों में बताई गई बातें, अनुसूची में भाषाओं को वर्णित किया गया, फिर राष्ट्रपति महोदय को आदेश देने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो जो राष्ट्रपति का आदेश है इसका उद्गम क्या है, इसका सोर्स क्या है, पहले वो समझते हैं। राष्ट्रपति का आदेश कैसे, कहाँ से आया, हमें पढ़ना पड़ेगा अनुच्छेद 344 को। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के विषय में अनुच्छेद 344 बातें करता है। देखिए अनुच्छेद 344 के अंतर्गत कुल 6 भाग होते हैं, हर भाग अपने अंदर कुछ बातें कहता है। अब देखते हैं इसका पहला भाग क्या कहता है। वह कहता है कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर, इस संविधान मतलब भारत का संविधान का प्रारंभ मतलब भारत का संविधान बना 1950 में, उससे 5 वर्ष की समाप्ति यानी 1950 + 5 55। राष्ट्रपति 1955 में कुछ करेगा, क्या करेगा, एक आयोग गठित करेगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति 1955 में एक आयोग गठित करेगा जो कि एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करे। अब देखिए एक अध्यक्ष होगा, ठीक बात है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, अगर 1955 की बात करें तो उस समय कुल कितनी भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं, क्योंकि पहली भाषा तो 1967 में जोड़ी गई हमारे 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 8वीं अनुसूची में उन 14 भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य रहे होंगे और कोई एक अध्यक्ष रहे होंगे, और इस आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। तो हमने देखा कि ये जो पहला भाग है वो मोटे तौर पे राष्ट्रपति को इन्वॉल्व करता है। राष्ट्रपति एक आयोग गठित करते हैं 5 वर्ष की समाप्ति पर, उसके सदस्य क्या होते हैं और वो आयोग जो है उस प्रक्रिया को जो फॉलो करेगा उसके बारे में बात करता है। यह अनुच्छेद का पहला भाग। दूसरा भाग कहता है आयोग का कर्तव्य क्या होगा। कर्तव्य यह होगा कि वह राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। किन बातों में सिफारिश करेगा, कुल 5 बिंदु दिए हुए हैं। पहला है संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए, यानी जो हमारा संघ है, यूनियन है, केंद्रीय सरकार है, उसका जो सरकारी कामकाज है वहाँ पर हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो। इस बिंदु पर संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों मतलब लगाम, यानी केंद्र सरकार के सभी कामकाज के लिए जो सरकारी कामकाज हैं या कुछ कामकाजों के लिए अंग्रेजी भाषा का कम से कम प्रयोग हो। इस बिंदु पर
अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए। अनुच्छेद 348 बात करता है हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधी प्रावधानों के लिए। तो वहाँ पर जो भाषा प्रयोग हो रही है उस विषय में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, उनसे जुड़े जो सिफारिशें हैं उसके विषय में बात करेगा। संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप। देखिए यहाँ पर अंकों का रूप, अब ये क्या एक नई सी चीज़ आ गई। ये अंक यानी जो सिंपल नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ 348 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो जो अंकों का रूप है इसके विषय में एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा, आप अपने नोट्स में भी लिखिए इसको। देखिए अनुच्छेद 343 जो है वह कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय अंक का अंतर्राष्ट्रीय रूप इसी को कहा जाता है, जिसमें मैंने ये 2 लिखा है, ये 348 लिखा है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके विषय में ये क्यों बात करेगा आयोग, क्योंकि हमारी जो मंशा है वह यह है कि भारतीय अंकों का जो देवनागरी रूप है उसे लाया जाए क्रमबद्ध तरीके से। तो उस विषय में जो सुझाव हैं उन्हें वो रखेगा। साथ ही साथ संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो पत्राचार की भाषा है उस विषय में बात करेगा। यानी अब ध्यान से सुनिए आप, जो पहला अनुच्छेद का जो 344 का पहला भाग था वह कहता था कि एक आयोग बना देंगे राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। दूसरा बात करता है कि उस आयोग का काम क्या होगा। काम ये होगा कि 5 बिंदुओं पर वो अपनी सिफारिश देगा। 5 बिंदु क्या क्या होंगे? हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, अंग्रेजी भाषा का कम से कम प्रयोग, हमारे न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के विषय में, प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में, और जो राज्य और संघ या राज्यों के आपस में पत्राचार की भाषा के लिए। ये जो 5 बिंदु हैं इन पर अपनी सिफारिशें देगा। अब आते हैं इसके तीसरे भाग में। तीसरा भाग अनुच्छेद 344 का कहता है कि खंड 2 के अधीन, यानी जो मैंने पिछले 5 बिंदु बताए, सिफारिश करने में आयोग जो है वो भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। देखिए ऐसा है, हिंदी पूरे भारत में तो हर नागरिक द्वारा बोली नहीं जाती है। हमारा भाषाई विविधता का यह देश है। हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो खंड हमारा जो भाग 3 है हमारे अनुच्छेद 344 का, वह जो बात करता है वह बात करता है सिर्फ इतनी कि जो वैज्ञानिक उन्नति है, सांस्कृतिक उन्नति है, औद्योगिक उन्नति है, इन सब में ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो हिंदी थोपने से काम रुक गया, या जो हमारे गैर हिंदी बोले जाने वाले क्षेत्र के लोग हैं वो अगर सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, लोक सेवाओं में आना चाहते हैं, तो हिंदी के नाते उनका नुकसान ना हो। एक तमिल बोलने वाला व्यक्ति, एक तेलुगु बोलने वाला व्यक्ति, एक मणिपुरी बोलने वाला व्यक्ति, एक गुजराती बोलने वाला व्यक्ति केवल हिंदी में अपनी अक्षमता के कारण सिविल सेवाओं में ना आ पाए, ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। एक तरह से एक्सेप्शन की बात की गई है, एक अपवाद की बात की गई है। आते हैं अब चौथे भाग में। एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। देखिए चौथा भाग बात करता है एक समिति के गठन की। इसमें 20 मेंबर जो होंगे, 20 एमपी, 20 सांसद होंगे लोकसभा के और 10 सांसद होंगे राज्यसभा के। लोकसभा के सांसदों का चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के जो सांसद होंगे उनमें से जो 20 लोग चुने जाएंगे वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा, और जो राज्यसभा के 10 चुने जाएंगे वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, और इस प्रकार से एक समिति का गठन किया जाएगा। अब देखिए बात करते हैं जो समिति गठित की गई, ये क्यों गठित की गई है, इसका क्या काम होगा। इसका काम होगा जो भाग 5 में बताया गया है। समिति का कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 344 का पहला भाग कहा था हमारा
आयोग गठित होगा। हमारा चौथा भाग कहा था कि एक समिति भी गठित होगी जो आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करेगी। यानी राष्ट्रपति महोदय पहले एक आयोग बनाएंगे, फिर संसद की एक समिति बनेगी, और वो जो समिति होगी वो आयोग के सिफारिश की परीक्षा करेगी, उसकी स्क्रूटनी करेगी, और उस पर जो उसकी राय होगी वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगी। आखिरी और छठा भाग कहता है कि अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। यानी इसकी जो अपनी राय आई है इस समिति की, उस विषय में राष्ट्रपति महोदय विचार करेंगे और चाहें तो पूरी की पूरी बातें मान लें या आंशिक तौर पर मानकर अपना आदेश देंगे। तो ये था राष्ट्रपति के आदेश का उद्गम जो हमने अभी पढ़ा। यानी जो राष्ट्रपति का आदेश 1960 है वो कहाँ से आया है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका सोर्स क्या है, वह है हमारे भारत का संविधान। हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 344 और उस अनुच्छेद 344 के 6 खंड। अब देखते हैं इसको। एक चार्ट के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है, एक माइंड मैप बनाने की कोशिश की है। इसे आप अपने नोट्स में लिखिएगा। आशा करूंगा कि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आप याद कर सकेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। देखिए क्या होगा। सबसे पहले राजभाषा आयोग बनेगा। कैसे बनेगा? अनुच्छेद 344 के भाग 1 द्वारा बनेगा। इसका कार्य क्या होगा? जो भी कार्य होगा वो अनुच्छेद 344 के 2 और 3 जो भाग है उसमें वर्णित हमारे जो प्रावधान हैं उनके अनुसार होगा। ये क्या करेगा? अपनी सिफारिश को, अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति महोदय को दे देगा। अब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? इसको दे देंगे एक संसद की समिति को। लेकिन ये संसद की समिति कैसे बनेगी? अनुच्छेद 344 के ही भाग 4 से बनेगी। इसका क्या काम होगा? वही काम होगा जो कि अनुच्छेद 344 के भाग 5 में मेंशन्ड है। क्या है कि आयोग के सिफारिश की परीक्षा करना। ये जो सिफारिश यहाँ आई थी इसको हम इसकी जांच करेंगे। ये समिति क्या करेगी? अपने सुझाव को राष्ट्रपति महोदय को दे देगी। पुनः राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? उस पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद आदेश दे देंगे। आदेश क्यों देंगे? क्योंकि अनुच्छेद 344 का भाग 6 इस विषय में बात कहता है कि राष्ट्रपति महोदय आदेश दे सकते हैं, उनके पास ये शक्ति होगी। तो राजभाषा आयोग के गठन, संसद की समिति का गठन और राष्ट्रपति जी द्वारा इससे संबंधित दिए जाने वाले आदेश की जो शक्ति है वो भारत के संविधान द्वारा इनको प्रदत्त की गई है। अब आते हैं राष्ट्रपति के आदेश 1960 के विषय में। इसी चार्ट के माध्यम से समझते हैं, एक क्रोनोलॉजी को समझते हैं, नोट्स को समझते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। राजभाषा आयोग जो बना 7 जून 1955, ध्यान दीजिएगा 1955, संविधान की शुरुआत के 5 वर्ष बाद। किसकी अध्यक्षता में बना? श्री बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को 31 जुलाई 1956 को सौंप दी। संसद की एक समिति बनाई गई सितंबर 1957 में। तत्कालीन जो भारत सरकार के गृह मंत्री थे श्री गोविंद बल्लभ पंत जी, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ। इस समिति ने अपने सुझाव को राष्ट्रपति महोदय को 8 फरवरी 1959 में दे दिया। राष्ट्रपति महोदय ने इस पर कुछ विचार किया और 27 अप्रैल 1960 को आदेश दे दिया। ये जो सारी डेट्स लिखी हुई हैं इम्पॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछी जाती हैं, पूछी जा सकती हैं। क्रोनोलॉजी है, कुछ अध्यक्ष के नाम लिखे हुए हैं, ये सब आप अच्छे से पढ़िए, इसको बनाइए, माइंड मैप को याद करिए। इस चार्ट को भी हम अपने नोट्स में देने का प्रयास किए हैं। जो नोट्स है उसकी PDF कॉपी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब कुछ बिंदुओं को मैंने यहाँ पर लिख रखा है जिसे आपका जानना जरूरी है। देखिए राष्ट्रपति का जो आदेश है उसकी मूल प्रति को भी हमने PDF फॉर्म में दे रखा है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। 14 मुख्य बिंदुओं पर राष्ट्रपति ने अपने सुझाव दिए थे। 14 बिंदुओं पर उनको सुझाव प्राप्त हुए थे जिस पर उन्होंने आदेश दिया था। 1960 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यानी जब राष्ट्रपति का आदेश 1960 आया तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए राजभाषा विषयक आदेश को इसमें सम्मिलित किया गया था। प्रशिक्षण संस्थाओं, देखिए विशेष बहुत सारी प्रशिक्षण संस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पे जो ध्यान दिया गया था वह दिया गया था नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। वहाँ पर जो हमारा रक्षा संबंधी जो
प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पर जो भाषा प्रयुक्त हो रही है उस विषय में आदेश दिया गया। प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद संबंधी जो आदेश था उसे सम्मिलित किया गया। शब्दावली के निर्माण और परिष्करण संबंधी आदेश को भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने 1960 के आदेश में सम्मिलित किया। तो इस प्रकार से मोटे तौर पे आपने इन सारे बिंदुओं को देखा, राष्ट्रपति का आदेश किस प्रकार से आया, इसकी कहानी आपने देखी, इससे जुड़े हुए नोट्स आपको दे दिए गए। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये जो मुख्य प्रावधान थे, इसके दो बड़े बिंदुओं को हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया, संवैधानिक प्रावधान को और राष्ट्रपति के आदेश 1960 को। अपनी अगली वीडियो में हम राजभाषा अधिनियम 1963 को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इसी प्रकार अन्य प्रावधानों को भी पढ़ेंगे। ये देखिए, एक ही वीडियो में सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, साथ ही साथ अनुच्छेदों की बातें हैं, नियमों की बातें हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि सबकी खिचड़ी बन जाए, जो कि हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए अभी हम थोड़ा धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे हैं। और अब अंतिम बात जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। जो महत्वपूर्ण लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। हमारे आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर आपको ज़रूरी PDF मिल सकती है। साथ ही साथ आप में से कई सारे दर्शकों ने, कई सारे कैंडिडेट्स ने हमें ईमेल दिया, उसमें अपने सुझाव दिए, उन पर हम काम कर रहे हैं। हमारी त्रुटियों को बताया, जिसके लिए हमें बहुत ही अधिक प्रसन्नता है। आपके फीडबैक ही हमारे लिए सब कुछ हैं, जिस पे हम काम करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए, कुछ भी आपके डाउट्स हों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी लिखी हुई है, आप वहाँ से भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं। हमारी पूरी टीम इस बात पे पूरी कोशिश करेगी कि आपका कोई भी कमेंट हमसे अछूता ना रहे, हम सबको एक्नॉलेज करें और आवश्यकता अनुसार सबका उत्तर भी दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य रोचक चीज़ों के साथ में, कुछ अन्य हस्तलाघव यानी ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।